हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिया याओ रोते हुए येचन को कॉल करती है और उससे कहती है कि एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। उसके मुंह से मदद शब्द सुनते ही येचन थोड़ा सीरियस हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। ये सुनते ही जिया याओ सीधे पॉइंट पर आती है और कहती है कि येचन, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वैंग युआन और तुम्हारे प्रेसिडेंट ये के बीच बातें इतनी आसानी से आगे बढ़े। येचन को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है तो वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा इस सबसे मतलब क्या है। इस पर जिया याओ कहती है कि आज दोपहर वैंग युआन फिर से तुम्हारी कंपनी में आएगी और आजकल उसे ब्लैक टी पीना बहुत पसंद है। तुम बस उसे एक कप ब्लैक टी देना और उसमें जमाल घोटा मिला देना ताकि वो बेचारी पूरा दिन वॉशरूम के ही चक्कर काटती रहे। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो एक और रास्ता है, जब तुम उसके पास से गुजरो तो बस गलती होने का नाटक करके उसकी अजीब सी ड्रेस फाड़ देना। तुम इतने ताकतवर हो कि उसे तुम पर जरा सा भी शक नहीं होगा। ये अजीबोगरीब प्लान सुनकर येचन थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। वैसे भी मैं वैंग युआन की शक्ल पहले से ही नहीं देखना चाहता था, लेकिन इन सब फालतू झमेलों की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा प्रेसिडेंट ये को ही उससे मिलने से मना करवा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जिया याओ को लगता है कि वो बड़ी बड़ी हाकरा है और वो गुस्से में कहती है कि फेंकना बंद करो, तुम सिर्फ एक आम बॉडीगार्ड हो। तुम प्रेसिडेंट ये को मना करोगे और वो सच में नहीं मिलेंगे। येचन अपनी बात पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है और पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब इस बात को मानो या ना मानो। और बस इतना कहकर येचन सीधा फोन काट देता है। दूसरी तरफ फोन कटते ही जिया याओ आग बबूला हो जाती है और कहती है कि इसने सच में मेरा फोन सीधा काट दिया। ये आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इस कॉल के बाद टाइम आगे बढ़ता है और दोपहर के 2 बज चुके होते हैं, जहां सीन शिफ्ट होता है वॉशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट वाले फ्लोर पर, जहां वैंग युआन एक बार फिर से आ चुकी होती है। यहां आते ही वो पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ असिस्टेंट जो यानी रोंग से कहती है कि मुझे अभी प्रेसिडेंट ये से मिलने चलो। लेकिन रोंग उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि मिस वैंग, मुझे माफ कीजिएगा पर आपको वापस चले जाना चाहिए। ये सुनते ही युआन शॉक जाती है और पूछती है कि क्यों, क्या प्रेसिडेंट ये पूरी दोपहर वापस नहीं आने वाले हैं। इस पर रोंग बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल प्रेसिडेंट ये ने कहा कि आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे तो उन्हें डर है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर ही चला जाएगा और वो अपने काम के बारे में पूरी तरह से भूल जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार आपकी फैमिली से कोई और आकर उनसे मिले। अब ये बात बिल्कुल झूठ थी, लेकिन युआन ये सब सुनकर खुशी से पागल होने लगती है और वो शर्माते हुए सोचती है कि किसी और से मिले। क्या प्रेसिडेंट ये ने सच में मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ की है। रोंग बात को और हवा देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट ये ने आपका शॉर्ट वीडियो अकाउंट भी फॉलो किया है और वो अक्सर आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। ये सुनते ही युआन खुशी से फूली नहीं समाती और अपने ही ख्यालों में खोते हुए खुद से कहती है कि प्रेसिडेंट ये तो सच में मेरे दीवाने हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए रोंग से कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी और को भेज दूंगी। और हाँ, सेक्रेटरी जो, प्रेसिडेंट ये से मेरी तरफ से कहना कि जब भी वो फ्री हो वो मुझे कॉफी या किसी मूवी के लिए पूछ सकते हैं। रोंग भी हाँ में गर्दन हिलाती है और कहती है कि मैं जरूर उन तक आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगी। इसी बीच युआन आगे बढ़ती है और अपने बैग से रिश्वत निकालकर रोंग की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। रोंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ये किस लिए। युआन अपनी असली चाल चलते हुए कहती है कि बदले में बस मुझे अपने प्रेसिडेंट ये की एक फोटो भेज दो। लेकिन रोंग उस रिश्वत को वापस धकेलते हुए साफ मना कर देती है और कहती है कि मिस वैंग, मेरे पास भी प्रेसिडेंट ये की कोई फोटो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि प्रेसिडेंट ये बहुत ही हैंडसम है और लगभग आप ही की उम्र के हैं। फोटो ना मिलने के बावजूद युआन उनकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहां से खुशी खुशी चली जाती है। जिसके वहां से जाते ही रोंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है और वो उसके पीछे से मजाक उड़ाते हुए धीरे से कहती है कि क्या बेवकूफ लड़की है, फिगर मस्त है पर दिमाग बिल्कुल नहीं। इस इंसिडेंट के बाद रात हो जाती है और कहानी एक नए लोकेशन पर शिफ्ट होती है, कंट्री टी के मैन सिटी में। और यहाँ हम देखते हैं लियू जेंगकुन को, जो बड़े आराम से बैठकर अपने ग्लास में महंगी वाइन डाल रहा होता है और उसके ठीक सामने ब्रदर गुआ खड़ा होता है, जिसे देखकर लियू जेंगकुन पूछता है कि शिगुआ, तुम इतनी दूर युनजू से भागकर मेरे पास क्यों आए हो, आखिर क्या हुआ है वहां। और आगे हम देखते हैं कि ब्रदर गुआ थोड़ा डरा हुआ लग रहा होता है और कहता है कि लॉर्ड लियू की कैलकुलेशंस एकदम सटीक है। मुझे सच में युनजू में एक भारी प्रॉब्लम हो गई है और अब मुझे इससे बाहर निकलने के लिए आपकी मदद चाहिए। वो आगे बताना शुरू ही करता है कि बात दरअसल ऐसी है, पर अचानक से लियू जेंगकुन का गुस्सा आसमान छू लेता है और वो अपना आपा खोते हुए चिल्लाता है, क्या कहा तुमने कमीने। वो गुस्से से आग बबूला होकर ब्रदर गुआ के मुंह पर वही वाइन फेंक देता है और कहता है कि मैंने उस वक्त वहां तुम्हें अपने कुछ बेहतरीन आदमी दिए थे, कम से कम 70-80 तो वहां बचने ही चाहिए थे और तुम्हारे पास सिर्फ 10 बचे हैं और वो सब भी अब पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। उसका गुस्सा देखकर ब्रदर गुआ और भी ज्यादा सहम जाता है और कपकपाते हुए कहता है कि ये मेरी ही नाकामी है, कृपया मुझे जो चाहे सजा दीजिए लॉर्ड लियू। तब आगे से लियू जेंगकुन एक लंबा सांस लेता है और थोड़ा शांत होते हुए अपना सिगार जलाता है और कहता है कि छोड़ो इस बात को, अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। ये लड़ना झगड़ना और खून खराबा करना अब किसी काम का नहीं रहा। और आगे ब्रदर गुआ को समझाता है कि हम लोग उस अंधेरे की दुनिया में जीने वाले लोग हैं। इस रोशनी में, इस धूप के नीचे हमारे जिंदा रहने की कोई जगह नहीं बची है और इसी वजह से 2 साल पहले मैंने युनजू छोड़ दिया था और अपना पूरा फोकस साउथ ईस्ट एशिया की इन छोटी और गरीब जगहों पर शिफ्ट कर लिया। उसकी ये गहरी बात सुनकर ब्रदर गुआ अपने मुंह से वो वाइन सफा करते हुए कहता है कि अगर मेरे पास लॉर्ड लियू के दिमाग का आधा हिस्सा भी होता तो आज मेरी ऐसी बुरी और बेहाल हालत बिल्कुल नहीं होती।
मैं लॉर्ड लियू से भीख मांगता हूँ कि मुझे वहां अपने 100 आदमियों को लीड करने की इजाजत दें ताकि मैं अपने भाइयों का बदला ले सकूं। उसकी ऐसी हालत देखकर लियू जेंकुन थोड़ा शांत होता है और उससे कहता है कि मेरी हालत भी ऐसी ही थी, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अनाथ हूँ। आज मेरे पास जो भी सोच है, जो भी दिमाग और कामयाबी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ मास्टर फांग की परवरिश का ही नतीजा है। ये कहने के बाद लियू जेंकुन अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल मिलाने लगता है। कॉल उठते ही उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मास्टर फांग, मैं ल्यूजी बोल रहा हूँ, कहीं मैंने आपके आराम में खलल तो नहीं डाला। ये सुनते ही ब्रदर गुआ वहीं जमीन पर बैठे बैठे शौक में सोचता है कि क्या ये वही लेजेंडरी और असली सबसे बड़े बॉस हैं जिन्होंने लॉर्ड लियू को बड़ा किया है। उधर फोन पर लियू जेंग को आके कहता है कि बात दरअसल ऐसी है कि मैं आने वाले 2 दिनों में कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए यूनजाओ वापस आने का प्लान बना रहा हूँ और आपसे मिले हुए भी काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी तैयार किए हैं। अचानक फोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे लियू जेंकुन की आंखें हैरानी से फट जाती हैं और वो झटके से कहता है कि क्या कहा आपने? आप अभी बिल्कुल यूनजो में ही हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं अभी की अभी अपनी फ्लाइट बुक करता हूँ। मास्टर फैंग, मैं आपसे मिलने के लिए फौरन वहां आ रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत फोन काट देता है और ब्रदर गुआ की तरफ मुड़कर कहता है कि बच्चे, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, मास्टर फैंग इस वक्त बिल्कुल यूनजो में ही है। ये खुशखबरी सुनते ही ब्रदर गुआ का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो बड़ी उम्मीद से पूछता है कि क्या सच में? तो लॉर्ड लियू, क्या आप मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि मैं भी अपने ग्रैंड मास्टर से मिल सकूं? उसकी इतनी सी बात सुनते ही लियू जेंकुन का पारा वापस चढ़ जाता है और वो आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ ब्रदर गुआ के मुंह पर जड़ देता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मास्टर फैंग कोई ऐसे वैसे इंसान है जिनसे तुम जैसा निठल्ला और नाकाम इंसान आसानी से मिल सके? मुझे खुद भी उनसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और वो आगे कहता है कि मेरे लिए अभी एक फ्लाइट बुक करो, मैं मास्टर फैंग से मिलने जा रहा हूँ और रास्ते में उस लड़के को भी देख लूंगा जिसका नाम तुमने ये चैन बताया था। ये चैन का नाम सुनते ही ब्रदर गुआ अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मैं उस ये चैन को मरा हुआ ही देखना चाहता हूँ। और फिर जल्दी से कहता है कि जी बिल्कुल लॉर्ड लियू। और इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है वैंग रेजिडेंस में। यहाँ पर हॉल में युआन और जी चियांग आपस में उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जी चियांग बड़ा हैरान होते हुए युआन से पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट ये ने सच में वहाँ किसी प्लान के बारे में नहीं सोचा और क्या वो सच में काम को लेकर सीरियस डिस्कशन नहीं कर पाए? युआन, लगता है कि प्रेसिडेंट ये सच में तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उसकी ये चने के झाड़ पर चढ़ाने वाली बात सुनकर युआन पूरे घमंड में मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल। इस पर जी चियांग सिचुएशन को समझते हुए फैसला लेता है और कहता है कि चलो, क्योंकि प्रेसिडेंट ये ने मीटिंग के लिए किसी और को भेजने की डिमांड की है, तो शाओ जी, कल तुम जाकर प्रेसिडेंट ये से मिल लेना। इसी वक्त शाओ जी अपने फोन को घूर रहा होता है जिसमें एक मैसेज आया होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि कल ये चैन इस दुनिया में पैदा होने के अपने फैसले पर पछताएगा। वो मैसेज पढ़कर शाओ जी के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं कल उस किसी काम के नहीं निठल्ले ये चैन को ही ढूंढने वाला हूँ। और इसके बाद रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होने पर सीन यूनजो में मास्टर फैंग के एक बहुत ही आलीशान विला पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर लियू जेंकुन उनसे मिलने पहुंच चुका होता है और अपने आदमी के साथ हाथ में गिफ्ट्स लिए मास्टर फैंग को देखते ही पूरी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ झुक जाता है और कहता है मास्टर फैंग जो कि वहां बैठे होते हैं उसे इस तरह झुकता देख शांत आवाज में कहते हैं कि जेंकुन, आखिरकार तुम एक पूरे इलाके के बॉस हो, तुम्हें मेरे सामने इस तरह झुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लियू जेंकुन अपनी औकात नहीं भूलता और कहता है कि आज मैं लियू जेंकुन जो कुछ भी हूँ वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी मास्टर फैंग की दी हुई सीख और परवरिश की बदौलत ही है। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में इस इतने बड़े एहसान को भूलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो सीधा खड़ा होता है और बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि मास्टर फैंग, क्या पिछले 2 सालों से आप यूके में नहीं थे? आखिर अचानक से देश वापस लौटने का क्या कारण है और ऊपर से इस युंजू जैसी शहर में ही क्यों? ये सवाल सुनकर मास्टर फैंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ओल्ड मास्टर ने मुझे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की मदद और उन्हें असिस्ट करने के लिए भेजा है। जैसे ही लियू जेंकुन ओल्ड मास्टर और थर्ड यंग मास्टर का नाम सुनता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो शौक के मारे बुरी तरह कांपने लगता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या आप सच में उनके बारे में बात कर रहे हैं? ये सोचना ही कितनी बड़ी बात है कि थर्ड यंग मास्टर इस वक्त असलियत में युंजू में ही है। मैंने सच में इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ता है और वो अपने मनी मन हिसाब लगाता है कि मास्टर फैंग के ऊपर बैठे मास्टर एक बेहद ही बड़ी और ताकतवर हस्ती हैं। अगर इस पूरी दुनिया को मिलाकर देखा जाए तो वो इस पूरी धरती के सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर लोगों के ग्रुप में आते हैं। इसी हड़बड़ाहट के बीच मास्टर फैंग स्ट्रिक्ट टोन में ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अपने आदमियों से कह देना कि वो यहाँ वहाँ ऐसे आंडे होकर ना घूमे। अगर गलती से भी उन्होंने थर्ड यंग मास्टर के काम में कोई दखल डाला या उन्हें परेशान किया तो उसके खौफनाक नतीजे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ये सीधी धमकी सुनकर लियू जेंकुन फौरन हामी भरते हुए कहता है कि जी बिल्कुल। और वो आगे डरते हुए पूछता है कि मास्टर फैंग, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि यंग मास्टर आखिर दिखने में कैसे हैं, ताकि इस छोटे और निचले इंसान की आंखें होने के बावजूद कहीं वो उनकी ऊंचाई और उनके रुतबे को पहचानने में गलती ना कर बैठे और कहीं गलती से मैंने यंग मास्टर की बेइज्जती कर दी तो ये एक ऐसा गुनाह होगा जिसके लिए मुझे 10,000 बार मौत मिलनी चाहिए। उसकी इस घबराहट भरी रिक्वेस्ट को सुनकर मास्टर फैंग शांति से अपना हाथ हवा में घुमाते हैं, जिसका इशारा उनका एक आदमी तुरंत समझ जाता है। वो आदमी आगे बढ़कर एक फोटो लियू जेंकुन के हाथ में पकड़ा देता है। जैसे ही लियू जेंकुन उस फोटो को देखता है तभी आगे से मास्टर फैंग उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये है थर्ड यंग मास्टर। वो फिलहाल फैमिली के जरिए दिए गए एक ट्रायल मिशन पर है, इसलिए याद रहे कि उन्हें किसी भी कीमत पर परेशान नहीं करना है। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं नेचुरली तुम्हें खुद ही कॉल करके बुला लूंगा।
और दोस्तों इसके बीच हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।